हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सीखेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड एग्जाम में हर साल इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही इजी चैप्टर है, इसलिए अच्छे से सीखेंगे। सॉल्यूशन हम लोग पहले भी सुने हैं, पर इसको हम डीपली हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे से सीखेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं, सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, तो इसे जानेंगे। तो हम लोग जानते हैं, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो हम लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री में हम लोग सिर्फ सब्सटेंस के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, सब्सटेंस बारे में पढ़ते हैं। सब्सटेंस को अगर हम क्लासिफाइड करते हैं तो क्लास 3 टाइप में क्लासिफाइड किया है, ऑन द बेसिस ऑफ फेज, फिजिकल फेज में सॉलिड लिक्विड गैस, आयनिक फेज, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन, फर्मियानिक एंड केमिकली फेज। अब केमिकली फेज की बात करते हैं। केमिकल फेज के बेसिस पर जो भी हमारा सब्सटेंस है उसे 2 टाइप में आपने क्लासिफाइड किया है। फर्स्ट हो गया प्योर सब्सटेंस एंड सेकंड है इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस को 2 टाइप में क्लासिफाइड किया गया है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट में मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड आ जाते हैं। कंपाउंड में ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड सेकेंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इम्प्योर सब्सटेंस जो है उन्हें हम मिक्सचर भी कहते हैं और मिक्सचर्स आर 2 टाइप, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। Homogeneous mixture is called solution and heterogeneous mixture is called suspension. Homogeneous mixture is called solution and heterogeneous mixture is called suspension. तो अपने दिमाग में आ गया है कि जो सॉल्यूशन होते हैं वो कोई सिंगल कंपाउंड नहीं होते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन का कोई भी केमिकली फार्मूला नहीं होगा, क्योंकि सॉल्यूशन क्या है, एक मिक्सचर है। निश्चित रूप से इसमें एक से ज्यादा सब्सटेंस डिसॉल्व होंगे या मिक्स होंगे, ठीक है। तो हमारे दिमाग में आ गया कि सॉल्यूशन का एक क्लासिफिकेशन जो हमें मिला था, यहां से मिला था, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन के बारे में थोड़ी सी बातें जानेंगे, जिसे आप कॉपी कर लीजिए। तो हम लोग जान गए हैं कि सॉल्यूशन क्या है, मिक्सचर है, ठीक है। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं सॉल्यूशन और ये क्या है, मिक्सचर है। तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन सिंगल सब्सटेंस नहीं बन सकता, इसमें 2 कंपोनेंट का होना मस्ट है, कम से कम। तो कंपोनेंट फर्स्ट एंड कंपोनेंट सेकेंड। कंपोनेंट फर्स्ट हो गया, कंपोनेंट सेकेंड हो गया, ये मिलने से क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, ठीक। तो पहली शर्त तो यह हो गई कि 2 कंपोनेंट कम से कम होने चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि जो भी हमारा सॉल्यूशन है उसकी फेज कितनी होनी चाहिए, 1। अगर फेज 1 नहीं है, डज नॉट इक्वल 1, तो फिर वो सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। जो कंपोनेंट फर्स्ट है हम उसे बोलते हैं सॉल्यूट और कंपोनेंट जो सेकेंड है उसे बोलते हैं सॉल्वेंट, ठीक। यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू क्या हो गया, सॉल्यूशन। सॉल्यूट क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो डिसॉल्व होते हैं उसे क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। और ऐसे सब्सटेंस जिसमें सॉल्यूट सब्सटेंस हमारे डिसॉल्व होते हैं उसे क्या बोलेंगे हम, सॉल्वेंट। लाइक शुगर है तो शुगर क्या हो गया, सॉल्यूट, क्योंकि डिसॉल्व होता है। और वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट, क्योंकि शुगर किसमें डिसॉल्व होगी, वाटर में, तो वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट। और शुगर सॉल्यूशन क्या हमारा, शुगर सॉल्यूशन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब सॉल्यूशन को डिफाइन करते हैं, इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं। देखो
इस पढ़ेंगे इट इज डिफाइंड एज a solution is homogeneous mixture of two or more chemically non-reacting substance whose composition can be varied within certain limit. ठीक है, solution की theory है solution it is defined as a solution is homogeneous mixture of two or more chemically non-reacting substance whose composition can be varied within certain limits. लिमिट समझाते हैं कि फेज कितने चाहिए 1 होने चाहिए। यहां मैं लिख सकता हूं solute plus solvent is equal to solution। दूसरी बात याद रखना है every solution made up of a solvent and one or more solute। जो सोल्यूशन होगा सॉल्वेंट तो एक होगा और सोल्यूशन एक से सॉल्वेंट एक होगा और सोल्यूट एक से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात में याद रखना है, ठीक है, a solution contain only one solute substance is called binary solution। ठीक है, अगर कोई ऐसे सोल्यूशन है, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक सोल्यूट सब्सटेंस डिसॉल्व हो तो मैं उसे क्या बोलूंगा बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, ये दो बातें हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। एक बात और ध्यान रखना है कि फेज कितनी होनी चाहिए, P = 1। ठीक है, सॉल्यूशन की जो फेज होगी वो कितनी होगी 1 होगी। हम उसे क्या बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन बोल सकते हैं बाइनरी सॉल्यूशन कब बोलेंगे, जब एक सोल्यूट होगा। ठीक है, इसे आप कॉपी कर लेंगे। दूसरा का हम देखते हैं कि जो सोल्यूट और सॉल्वेंट, सोल्यूट किसे कहते हैं, सोल्यूट वाला लिख लेते हैं। व्हाट इज सोल्यूट, सोल्यूट डिफाइन कर लो सॉल्वेंट को। दो थ्योरी है, जैसे समझ में आया वैसे लिख लो। हमें सोल्यूट और सॉल्वेंट जो डिसॉल्व होते हैं उसे क्या बोलते हैं सोल्यूट, और सोल्यूट सब्सटेंस जिसमें डिसॉल्व होते हैं उसे क्या बोलते हैं सॉल्वेंट। दूसरा, जिसका अमाउंट ज्यादा होता है वो सॉल्वेंट होते हैं और जिसका अमाउंट कम होता है उसे क्या बोलते हैं सोल्यूट। यानी कोई सॉल्यूशन है उसमें दो कंपोनेंट है, जिस कंपोनेंट का अमाउंट सब कम है उसे हम क्या बोलेंगे सोल्यूट, और जिस कंपोनेंट का अमाउंट ज्यादा है उसे हम क्या बोलेंगे सॉल्वेंट। मैं लिख सकता हूं अ सॉल्वेंट इज दैट component of the solution which is present in larger amount by mass than
the other component termed as solute. ठीक, a solvent is, जो solvent है, is that component of the solution which is present in larger amount, जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसे क्या बोलेंगे, solvent by mass, then the other component termed as solute, और जिसका अमाउंट कम होगा उसको क्या बोलेंगे, solute बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा इसके लिए सॉल्यूशन के लिए बेसिक इंट्रोडक्शन है, इसे कॉपी कर लेंगे इससे। तो एक टर्म है जो हमें बहुत बार मिलता है, अक्सर करके जो लैब है वहां पर मिलता है, तो उसमें कंफ्यूजन रहता है वो है क्या, उसका मतलब क्या है। ठीक, डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेट सॉल्यूशन, यानी जो हमारे रिएजेंट बोतल होंगी, ठीक है, तो उस पर ये लिखा रहता है डाइल्यूट HCl तो डाइल्यूट और कंसंट्रेट इन दोनों का मतलब क्या होगा, और ये क्यों लिखा रहता है जबकि दोनों में HCl भी है। ठीक है, तो एक टर्म है डाइल्यूट सॉल्यूशन, एंड सेकेंड है कंसंट्रेट सॉल्यूशन। इसको शॉर्टकट में हम लोग लिखते हैं DIL और इसको शॉर्टकट लिखते हैं CON, डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेट सॉल्यूशन। ठीक है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ और कंसंट्रेट सॉल्यूशन यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट के अमाउंट कम होता है और सॉल्वेंट के अमाउंट ज्यादा होता है, मतलब वाटर के अमाउंट क्या होगा, ज्यादा होगा, और सॉल्यूट के अमाउंट क्या होगा, कम होगा, उसे क्या बोलेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन। कंसंट्रेट सॉल्यूशन मतलब क्या होगा, इसमें जो सॉल्वेंट है उसका अमाउंट कम होगा और सॉल्यूट के अमाउंट क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी जैसे HCl है तो इसका मतलब ये हुआ कि HCl में 10% HCl होगा, इसका मतलब ये हुआ कि 10 ml HCl होगा और 90 ml क्या होगा, वाटर होगा। तो ये सॉल्यूशन हमारा कैसा है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। कंसंट्रेट सॉल्यूशन की बात करते हैं, 95% क्या है, HCl लिख कर लेते हैं हम लोग। तो 95 में क्या हो गया, HCl का अमाउंट कितना है, यानी 95 ml HCl है और 5 ml क्या है, वाटर है। अपने दिमाग रखना है जब सॉल्यूशन में कंसंट्रेट और डाइल्यूट की बात आएगी तो डाइल्यूट वाले में वाटर के अमाउंट क्या होगा, ज्यादा होगा, और जो कंसंट्रेट वाले में रहेगा उसमें वाटर के अमाउंट क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, तो ये टर्म्स है, बहुत बार ये मिलता है बार बार, तो हमें याद होना चाहिए, इसको समझ में आना चाहिए कि है क्या। दूसरा आता है कि जो सॉल्यूशन है वो कितने टाइप के होते हैं, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फेज, ठीक, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की अगर फेज की बात करते हैं, फर्स्ट हो गया सॉल्यूट, दूसरा हो गया सॉल्वेंट, इक्वल टू सॉल्यूशन। सॉलिड और सॉल्वेंट की फेज, अगर हम फेज की बात करते हैं तो भाई फेज कितनी हो गई, सॉलिड लिक्विड गैस, ये हो गया आपकी सॉलिड लिक्विड गैस। ठीक, तो हो सकता है सॉलिड हमारा सॉलिड फॉर्म में है और सॉल्वेंट कैसा है, सॉलिड फॉर्म में, तो क्या मिल जाएगा हमें, सॉल्यूशन। तो इस टाइप करके अगर हम बनाते हैं कितने टाइप सॉल्यूशन हो जाएंगे, टोटल 9 टाइप के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक, सॉलिड प्लस सॉलिड, तो जो सॉलिड सॉल्यूशन है तो यहाँ पर कंफ्यूजन रहता है, क्या सॉलिड प्लस सॉलिड यानी जितने भी हमारी एलॉय होते हैं क्या वो सॉलिड सॉल्यूशन होती है क्या, तो बिल्कुल नहीं। जितने भी एलॉय होंगे वो सारे के सारे सॉलिड सॉल्यूशन हो, बिल्कुल कंफर्म नहीं कि हो ही, पर जितने भी आपके पास सॉलिड सॉल्यूशन होंगे वो सभी के सभी क्या होंगी, एलॉय होंगी। ठीक है, यानी कहने मतलब है कि कुछ एलॉय जो होते हैं सॉलिड सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करती हैं, बाकी जितनी एलॉय बची हैं वो सॉलिड सॉल्यूशन शो नहीं करती है। ठीक है, सॉलिड सॉल्यूशन में आता है कि सर इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे या हम कैसे समझेंगे कि सॉल्यूशन कैसे बन गया, कैसे वो मिक्स हुआ। जैसे हमने कह दिया वाटर में शुगर क्या हो, ऐड हो गई, डिजॉल्व हो गई वहां पर,
तो सॉलिड सॉलिड में कैसे डिजॉल्व हो गए उसको सीखते हैं। ठीक, सपोज करिए देख लेते थोड़ा सा। तो ये सॉलिड सॉल्यूशन के लिए है, ठीक है। तो सॉलिड सॉल्यूशन में मेरे पास ये पहला सॉल्यूट सब्सटेंस है और जो सॉल्यूट सब्सटेंस है उसके पार्टिकल कुछ इस प्रकार रहेंगे, एक दूसरे को टच करते हुए। आप लोगों ने सॉलिड स्टेटस सीखा था पैकिंग वाले में, ठीक है। हो गया, मैं इसको कुछ नाम दे रहा हूं, चलो इसको मैं एक्स लिख दे रहा हूं। ये क्या आपका सॉल्यूट है, सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, ये सॉलिड है। प्लस दूसरा जो है सॉल्वेंट है, ये भी कैसा है, सॉल्यूट है, सॉरी सॉलिड फॉर्म में है। इसको मैं कुछ लिख दे रहा हूं, इसको मैं सी लिख दे रहा हूं, सॉरी ए लिख दे रहा हूं, क्लियर हो जाए थोड़ा सा। देखिए जब हम इनको मिक्स करते हैं तो क्या होते हैं, कुछ इसके पार्टिकल और कुछ इसके पार्टिकल एक दूसरे को क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। और रिप्लेस करने के बाद एक नया स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, देखो तो इसके कुछ पार्टिकल और इसके कुछ पार्टिकल क्या होंगे, एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और उनकी जगह में आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक्स था, वहां पर क्या आ गया, ए आ गया, यहाँ पर ए आ गया, यहाँ पर ए आ गया, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर किसी भी सीक्वेंस में आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक सब्सटेंस के जो पार्टिकल है दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो इस टाइप का जो सॉलिड सॉल्यूशन होगा हम उसे बोलेंगे सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। एक तो टाइप ये हो गया। दूसरा टाइप ये हो सकता है कि मेरे पास सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक, ये हो गया, मैं इसको एक लिख दे रहा हूं। और दूसरा जो हमारा सॉल्वेंट सब्सटेंस है, ठीक है, सॉल्वेंट सब्सटेंस है वो कम है, छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में है, ठीक है, ऐसे देख लेते हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इनका साइज छोटा है। तो ये क्या किया कि जो अब ये जो पार्टिकल ये सब्सटेंस है इसको मैं सॉल्वेंट बोलूंगा और ये क्या आपका सॉल्यूट, ठीक है। तो जो इंटरसाइकिल स्पेस होते हैं, जो वाइड्स होते हैं, तो ये जो आपके सॉलिड सब्सटेंस है इन्हीं वाइडों पर क्या होते हैं, फिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो अब जो स्ट्रक्चर इसका बनेगा कुछ इस टाइप का बनेगा। ये हो गया, ठीक। तो जो सॉल्यूट के पार्टिकल हैं इन्हीं इंटरसाइकिल स्पेस में क्या होते हैं, फिक्स हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं, इस टाइप के जो भी हमारा सॉल्यूशन है इनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन जब भी आएगा तो अपने
में दो बात याद रखना है कि जो एलॉय होती हैं वो सारे की सारे सॉलिड सॉल्यूशन नहीं होती, कुछ ऐसे एलॉय होती है जो सॉलिड सॉल्यूशन शो करती है। जो भी आपके एलॉय सॉलिड सॉल्यूशन शो करेगी वो क्या होगी, हमारी एलॉय होगी। और पर ये याद रखना है कि सारी एलॉय हमारी सॉलिड सॉल्यूशन नहीं होती है, ठीक है। तो किसके लिए फिगर है, सॉलिड सॉल्यूशन के लिए। तो दोनों कंडीशन याद रखना है। सॉलिड सॉल्यूशन के टू टाइप के अगर क्लासिफाइड करेंगे तो हो सकते हैं, फर्स्ट हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन एंड सेकंड हो गया हमारा इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है, जिसको आप कॉपी कर लेंगे जैसे। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो सॉल्यूशन है वो 9 टाइप के होते हैं। तो सॉलिड और सॉल्वेंट की फेज के बेस पर देखते हैं। अगर सॉलिड हमारा सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है और सॉल्वेंट भी सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है, ठीक है। इनके बेसिस पर देखते हैं सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, 9 टाइप के होते हैं, ठीक। तो फर्स्ट हो गया सॉलिड सॉल्यूशन, यानी इसमें जो आपका शुरुआत की 3 है, इसमें आपका सॉलिड सॉल्वेंट है, ठीक है। यानी सॉल्वेंट यानी सॉलिड के अमाउंट क्या है, ज्यादा है और सॉलिड के अमाउंट क्या है, कम है, ठीक है। सॉलिड और सॉलिड नाम क्या होता है इसका, टाइप ऑफ सॉल्यूशन का, सॉलिड इन सॉलिड, ठीक है। एग्जांपल क्या है, एलॉय 22 कैरेट गोल्ड एक्सेट्रा। लिक्विड इन सॉलिड, ठीक है, सॉलिड हमारे लिक्विड फॉर्म में है और सॉलिड कैसा है, सॉलिड फॉर्म में है। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन नाम क्या हो जाएगा, लिक्विड इन सॉलिड। एग्जांपल क्या हो जाएगा, हाइड्रेटेड सॉल्ट अमलगम ऑफ He विद Na। नेक्स्ट है आपका गैस इन सॉलिड, यानी गैस सॉलिड हमारा और सॉलिड कैसा है, सॉलिड है। गैस के अमाउंट कम है और सॉलिड के अमाउंट क्या है, ज्यादा है। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को बोलते हैं गैस इन सॉलिड। डिसॉल्व गैसेस इन मिनरल्स और H2 इन पैलेडियम। पैलेडियम पर H2 का एब्जॉर्प्शन क्या कहलाता है हमारा, जो हमारा है गैस इन सॉलिड, ये भी सॉल्यूशन है। अगला हमारा लिक्विड सॉल्यूशन, इसमें जो हमारा सॉल्वेंट है वो क्या है, लिक्विड है, ठीक है। यानी इस लिक्विड के अमाउंट ज्यादा है और इधर के अमाउंट क्या है, सॉलिड का कम है। सॉलिड प्लस लिक्विड तो क्या हो जाएगा, सॉलिड इन लिक्विड। एग्जांपल क्या हो जाएगा, साल्ट और ग्लूकोज और शुगर और यूरिया सॉल्यूशन इन वाटर, यानी इन्हें हम ऐड कर देंगे इसमें वाटर में, तो क्या बन जाएगा हमारा, सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। लिक्विड इन लिक्विड यानी दोनों लिक्विड है, सॉल्वेंट भी हमारा लिक्विड फॉर्म में है और सॉलिड भी हमारा किस फॉर्म में, लिक्विड है। तो इस टाइप का सॉल्यूशन क्या बोलेंगे, लिक्विड इन लिक्विड। फॉर एग्जांपल एथिल अल्कोहल है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, वाटर को डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप का जो सॉल्यूशन होगा उसे क्या बोलते हैं, लिक्विड इन लिक्विड। गैस प्लस लिक्विड, गैस के अमाउंट कम है, लिक्विड का अमाउंट ज्यादा है, इस टाइप के सॉल्यूशन बोलते हैं गैस इन लिक्विड, ठीक। फॉर एग्जांपल सॉफ्ट ड्रिंक, जितने भी आपकी सॉफ्ट ड्रिंक आती है, कोल्ड ड्रिंक जितनी भी है, इसमें CO2 गैस क्या होती है, डिसॉल्व होती है, ठीक है। CO2 गैस का अमाउंट कम होता है और वाटर का अमाउंट क्या होता है, ज्यादा होता है, इसे क्या बोलेंगे, ठीक, गैस इन लिक्विड। नेक्स्ट थर्ड टाइप आपका जो है गैसेस सॉल्यूशन, और इसमें जो सॉल्वेंट हो गया है गैस है, इसका मतलब है गैस का अमाउंट ज्यादा है। जैसा आप यहाँ पर कह दो कि सर ये गैस प्लस सॉलिड और सॉलिड प्लस गैस, इसमें क्या डिफरेंस है, तो गैस के अमाउंट कम है और सॉलिड के अमाउंट क्या है, ज्यादा है। नीचे वाले में क्या है कि सॉलिड के अमाउंट कम है और गैस के अमाउंट क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो सॉलिड प्लस गैस, इसमें क्या हो जाएगा, सॉलिड इन गैस। फॉर एग्जांपल आयोडीन वेपर इन एयर, टेम्पर इन नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट है लिक्विड प्लस गैस, तो लिक्विड प्लस गैस में क्या हो जाएगा, लिक्विड इन गैस बोलेंगे सॉल्यूशन नहीं हो जाएगा, ठीक। फॉर एग्जांपल ह्यूमिडिटी ऑफ एयर क्लोरोफॉर्म मिक्स विद नाइट्रोजन गैस, यानी क्लोरोफॉर्म में नाइट्रोजन गैस क्या है, मिक्स है। तो क्लोरोफॉर्म का अमाउंट क्या है, कम है और गैस का अमाउंट क्या है, ज्यादा है, यानी नाइट्रोजन गैस में क्लोरोफॉर्म मिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट है गैस प्लस गैस, ठीक। तो इस साइड सॉल्यूशन क्या बोलेंगे हम, गैस इन गैस। फॉर एग्जांपल एयर, एटमॉस्फेयर में जो भी आपकी एयर है, इस कमरे में जो एयर है उसमें क्या है, O2 गैस भी है, नाइट्रोजन गैस भी है, CO2 गैस भी क्या है, डिसॉल्व है। एक गैस में दूसरी गैस क्या है, डिसॉल्व है। तो ये आपके टाइप ऑफ सॉल्यूशन हो गए। इससे MCQ में क्वेश्चन पूछने करते हैं, ठीक है, कि इस टाइप ऑफ सॉल्यूशन का नाम क्या होगा। सपोज करिए पूछ लिया गया कि एथेनॉल डिसॉल्व इन वाटर, तो किस टाइप का सॉल्यूशन हुआ ये, लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है। तो इस टाइप में हमें क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, MCQ मिलता है इस टेबल से, जिसे अच्छे से आप कॉपी करेंगे, ठीक है। ठीक है, कॉपी होगी।
तो एक टर्म हमें मिलता है बार बार एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, कहीं रिएक्शन में लिखा मिल जाएगा, ठीक है, वहां लिखा रहता है ब्रैकेट में, सपोज के लिए वहां लिखा है NaCl और ब्रैकेट में लिखा रहेगा AQQ, तो बताया जाएगा इसका नाम क्या है, एक्वस, ठीक है। तो एक्वस का मतलब क्या हुआ है, यानी अगर सॉल्वेंट हमारा वाटर है, वाटर में कोई सॉल्यूट मिला रहे हैं और फिर सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है, सपोज के लिए मैंने यहां लिख दिया वाटर प्लस सॉल्यूट, तो क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन। यानी वाटर में बनाया गया जो सॉल्यूशन होता है हम उसे क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। और अगर हमने ईथर है या क्लोरोफॉर्म है या अदर कोई सॉल्वेंट है जिसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो फिर हम उसे क्या बोलते हैं, नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक। एक्वस सॉल्यूशन तभी यूज करेंगे जब वाटर में हम सॉल्यूशन बनाएं, ठीक है। तो आप इसे कॉपी कर लेंगे। तो अब न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है कि मेरे पास कोई सॉल्वेंट है और उसमें मैं सॉल्यूट के अमाउंट डिसॉल्व करता हूं। तो अगर मेरे पास 100 ग्राम सॉल्वेंट है तो उसमें कितना अमाउंट मैं सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकता हूं, मैक्सिमम। तो मैं सीधा कह सकता हूं कि कोई भी मेरा सॉल्यूशन है तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट कितना डिसॉल्व है उसे मैं क्या बोलूंगा, सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी क्या है कि मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व रहता है, इसको डिफाइन करते हैं। मैं इसको लिख सकता हूं सॉल्युबिलिटी it is defined as the maximum amount of a substance that dissolves in 100 gram of a solvent at a constant temperature, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है, इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। क्या हो जाएगा, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये क्या होगी, हमारे पास सॉल्युबिलिटी हो गई। अब देखते हैं, अगर मान लो मेरे पास बोतल में वाटर है और इस वाटर में सॉल्यूट, कोई सॉल्यूट है लाइक शुगर है, NaCl है, ठीक है, इसको डिसॉल्व करना स्टार्ट करता हूं, ठीक है। डिसॉल्व किया मैंने, फिर चेक कर दूंगा, डिसॉल्व हो जाएगा, और डाल दिया इसमें तो और डिसॉल्व हो जाएगा, और डाल दिया और डिसॉल्व हो जाएगा। पर एक ऐसा टाइम आएगा कि जब इसमें मैं सॉल्यूट डालूंगा और वो डिसॉल्व होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। एक निश्चित टेम्परेचर पर, एक सर्टेन टेम्परेचर, एक टेम्परेचर वहां कांस्टेंट टेम्परेचर चेंज ना करें तो जो सॉल्यूट होगा वो डिसॉल्व होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तब हम इस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो नया टर्म मिल गया हमारे पास, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये कई बार हमें मिलेगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व होता है उसे क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अगर जब तक हम इसको डिसॉल्व कर सकते हैं तो उस सॉल्यूशन की क्या बोलते हैं हम लोग, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे हम लोग, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक। अगर हम टेम्परेचर को क्या करें, इंक्रीज कर दें और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसमें हम सॉल्यूट को और ज्यादा अमाउंट डिसॉल्व कर सकते हैं। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व अगर कर सकते हैं तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर भी हमने क्या किया, उसमें सॉल्यूट का और ज्यादा अमाउंट डिसॉल्व कर लिया और फिर उससे ज्यादा डिसॉल्व नहीं कर सकते, तो उस सॉल्यूशन को बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। इनकी थ्योरी देखते हैं, इसे आप कॉपी करिए। ठीक, देखिए तो अभी उन्होंने एक्सप्लेन किया अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिए तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, इफ इन अ solution concentration of the solute is less than its solubility
देन सॉल्यूशन इज नोन एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो जो हमारा सॉल्यूशन है वो कैसा होना चाहिए, लेस देन, यानी उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी से लेस देन कंसंट्रेशन है, तो कैसा है हमारा अनसैचुरेटेड, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम सॉल्यूट अमाउंट और डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड क्या हो जाएगा, if in a solution concentration of the solute is equal its solubility then solution is known as saturated solution। और दूसरी थ्योरी होगी हमारी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, कि under certain condition and at a definite temperature if a solute is present in a greater amount in the solution the required to make a saturated solution the solution is called as super saturated solution। ठीक है, ये नोट करना है आपको, इसको कॉपी कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे न्यू टॉपिक हेनरी लॉ। अगर मान लो कोई गैस है और वो लिक्विड में सोल्यूबल है तो उसके लिए हेनरी लॉ एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो क्या है हेनरी लॉ, उसको देखते हैं। हेनरी लॉ इसको डिफाइन करते हैं, the amount of gas dissolved in unit mass of a solvent is directly proportional to the pressure of gas at constant temperature। ठीक, तो कह रहा था अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व इन यूनिट मास, सपोज करें W अमाउंट गैस क्या है, डिजॉल्व है। ठीक है, ऑफ अ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। तो हेनरी लॉ की कई सारी थ्योरी है, तो उसको ध्यान समझेंगे। तो फर्स्ट हो गया कि अगर कोई भी हमारे गैस है उसका अमाउंट कितना है, स्मॉल W है, तो किसी सॉल्यूशन सॉल्वेंट डिजॉल्व है तो प्रेशर की कैसी होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो मैं इसको लिख सकता हूं W अपॉन P इज इक्वल टू कांस्टेंट। एक तो ये हो गया। ठीक है, दूसरी तरह एक्सप्लेन देते हैं, दूसरी तरह एक्सप्लेन देख लेते हैं। कह रहा है वॉल्यूम ऑफ गैस डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट independent of its pressure at given temperature। ठीक है, यानी वॉल्यूम ऑफ द गैस डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट इंडिपेंडेंट रहता है, मतलब कि वॉल्यूम में कोई चेंजमेंट नहीं होता है। ठीक है, एट द प्रेशर गिवन रहता है, जो प्रेशर है और दिए गए टेम्परेचर पर जो अगर प्रेशर हम चेंज कर देते हैं तो वॉल्यूम में कोई चेंजमेंट नहीं होता है। देखते हैं, हम जानते हैं पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। मैं इसको लिख सकता हूं W अपॉन एमआरटी। ठीक है, अब देखिए तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, WRT अपॉन P। अब देखो, अगर मान लो गैस के अमाउंट W क्या है, गैस के अमाउंट है, इफ amount of gas is changed into W2 2W। ठीक है, जो गैस का अमाउंट है उसको कितना कर दिया, डबल कर दिया। तो इस इक्वेशन से इक्वेशन फर्स्ट अगर हम देखते हैं तो W प्रोपोर्शनल क्या है, P।
अगर मैं इसको डबल करूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्यों? अमाउंट ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, प्रेशर। अगर अमाउंट ऑफ गैस को इंक्रीज करता हूं तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इसको कितना किया, डबल किया है, तो देन क्या हो जाएगा, देन P change into 2P। सो मैं लिख सकता हूं V1 इक्वल टू 2W RT अपॉन 2P। कैसे? ये इक्वेशन थर्ड हो गया, सेकेंड हो गया, इक्वेशन थर्ड। इन इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, अगर इक्वेशन सेकेंड और थर्ड से अगर देखें तो मैं लिख सकता हूं V इक्वल टू V1। अगर मैंने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा हूं, ठीक है, और W चेंज कर रहा हूं उसपे, तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बट वॉल्यूम में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, वॉल्यूम जैसा है वैसे रहेगा। दूसरा जो थ्योरी है देखो इसी बेस पर है, वॉल्यूम ऑफ गैस dissolved in a solvent is independent of its pressure at given temperature, यानी उसके वॉल्यूम में कोई चेंजमेंट नहीं होता है। ठीक, तो दो थ्योरी ये हो गई। अब इसकी थ्योरी एक और है, इसको मैं रख कर दे रहा हूं, देखिए और करके लिख दे रहा हूं, द प्रेशर produced by the gas on the surface of solution is directly proportional to directly proportional to mole fraction the pressure produced of the gas on the surface of solution is directly proportional to the mole fraction of solute, mole fraction of gas, mole fraction of gas। ठीक है, the pressure produced by the, ठीक है, the pressure produced by the gas on the surface of solution is directly proportional to the mole fraction of the gas। ठीक है, यानी जो प्रेशर है P प्रोपोर्शनल, तो क्या लिख सकता हूं, चाई। ठीक है, या मोल फ्रैक्शन लिखो, मोल फ्रैक्शन, और इसका सिंबल होता है उसको क्या बोलते हैं, चाई। प्रोपोर्शनल आएंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, P इक्वल टू KH मोल फ्रैक्शन, where KH इक्वल हेनरी कांस्टेंट। पहली थ्योरी हो गई, दूसरी थ्योरी हो गई और तीसरी थ्योरी हो गई। चौथी थ्योरी देख लेते हैं, द प्रेशर produced by the gas on the surface, the pressure produced by the gas is directly proportional to solubility of gas, यानी P प्रोपोर्शनल S मैं लिख सकता हूं P इक्वल टू KHS, where P इक्वल टू प्रेशर, KH इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट और S इक्वल टू क्या है, सोल्युबिलिटी। तो देखिए ये थ्योरी इसकी जो हेनरी लॉ की है, कई सारी है, ठीक है, तो एक दूसरे से टच कर रहती हैं और ये चारों ही काम आते हैं, इसको अच्छे से याद करेंगे। तो एक तो थ्योरी हमारी ये हो गई फर्स्ट, W प्रोपोर्शनल P, सेकेंड हो गई वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, सेकेंड थर्ड थ्योरी हमारी है कि प्रेशर जो है वो क्या होता है, मोल फ्रैक्शन कैसे होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
और फोर्थ है यहाँ पर कि जो प्रेशर होता है वो सोल्युबिलिटी कैसे होगा, प्रोपोर्शनल होगा। हेनरी लॉ जो है, अगर कोई गैस लिक्विड में सोल्यूबल हो रही है तभी ये लागू होगा, अन्यथा अन्य जगह लागू नहीं होगा। तो हेनरी लॉ में कुछ मेन बात है, एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है KH, जो हेनरी कांस्टेंट है। हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग होती है, यानी इसकी जो वैल्यू होती है फिक्स नहीं होती है। हेनरी लॉ की लिमिटेशन ये है कि हेनरी लॉ के द्वारा ही जो अगर कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल होती है वो हाई प्रेशर पे सील पैक की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि जो सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल होती है उसमें जो लिक्विड भरा होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस को क्या करते हैं, डिजॉल्व करते हैं। ठीक, तो हाई प्रेशर, जितना ज्यादा प्रेशर होगा उसकी सोल्युबिलिटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा रहेगी। इसलिए जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है, सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल होती है, उन्हें हाई प्रेशर पे सील पैक किया जाता है। दूसरा, इसे एक क्वेश्चन और आता है, जो डाइवर्स होते हैं तो उनकी जो गैस सिलेंडर होते हैं, जो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर होता है, तो उसके साथ में हीलियम गैस को भी मिला के भर दी जाती है। क्योंकि जब डाइवर्स ऊपर आते हैं तो ये क्या होते हैं कि उनकी बॉडी पर बहुत पेन होता है, तो उस पेन को कम करने के लिए हीलियम गैस फिल होती है। और लंग्स में जो O2 और CO2 का एब्जॉर्प्शन होता है वो भी हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग होता है। तो हेनरी लॉ की एप्लीकेशन है, और हेनरी लॉ के जो लिमिटेशन है, फर्स्ट लिमिटेशन ये है कि प्रेशर जो है बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए और टेम्परेचर जो है बहुत कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इनको ध्यान रखना है, इसे आप कॉपी करेंगे।